देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। कराची में बल्दियाती इलेक्शन खूनी होने के दावे दुरुस्त साबित हो गए। बल्दियाती इलेक्शन के मुतनाज़े नताइज और धांधली के इल्ज़ामात के बाद आज सियासी जमातों के कारकुनान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जिसके बाद आज कराची में किमाड़ी और गुलशन उर्दू यूनिवर्सिटी में तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान एक दूसरे पे तशद्दुद और मार पीट करते हुए नजर आए। आज तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बल्दियाती इलेक्शन पर दोबारा उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। क्या कहा ये वो भी सुन लेते हैं। सारे पाकिस्तान ने देख लिया, सारी दुनिया ने देख लिया, सोशल मीडिया पे और आ रही है वीडियोस, क्या तमाशे हो रहे हैं। वो बैठ के ठप्पे लगा रहे हैं, हाँ भी क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ठप्पे लगा रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, आप क्या कर रहे हो। कभी कोई जमात जिसने शहर कराची को तबाह बर्बाद किया, हुकूक नहीं देती, पैसा नहीं देती, डिवॉल्व नहीं कर रही पावर सीएम हाउस से आगे। नाजरीन, यूं तो पाकिस्तान के सियासी मैदान में हर रोज नई नई खबरें मंजर पर आती रहती हैं और बज़ाहिर अब तक तहरीक-ए-इंसाफ ही ज़ारे मंजर पर छाई नजर आती है। मगर जब तहरीक-ए-इंसाफ ने कौमी असेंबली में वापस जाने का ऐलान कर दिया था, जिसके लिए पीडीएम अरसे से उन्हें कायल करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि कल ही वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने भी बयान दिया था कि अगर इमरान खान असेंबली में वापस आएंगे तो उन्हें खुशामदीद कहेंगे। मगर अचानक स्पीकर कौमी असेंबली ने कल तहरीक इंसाफ के देरीना मुतालबे पर नामुकम्मल अमल करते हुए उनके सिर्फ 35 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए। इस हवाले से आज सईद गनी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो उन्होंने इस अमल को स्पीकर की सवाबदीद करार दिया। अचानक से क्या कहा, ये सुन लेते हैं। एक दफ़ा जब आप इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर ये स्पीकर का इस्तेहकाक होता है कि वो ये इत्मीनान करने के बाद कि इस्तीफ़ा हंसी खुशी दिया गया है, वो उसको कबूल कर सकता है। और परवेज़ रशीद साहब ने, मैं समझता हूँ कि बहुत टाइम लगाया इस बात को तय करने में कि ये पीटीआई के चवलों ने जो इस्तीफ़े दिए हैं वो अपनी राजी खुशी से दिए हैं और वो खुद ये कहते थे कबूल करो, तो उन्होंने कबूल कर लिए हैं। पीटीआई को सिर्फ ये हक नहीं है कि वो सियासी तौर पर फैसले करे कि वो मुल्क को या मुल्क के इदारों को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। जितना उनको हक है सियासी फैसले करने का, उतना हक हर जमात को है कि वो फैसले करे। वो बड़े खुश हो रहे थे कि उन्होंने बड़ा कोई एक क्या बोलते हैं, आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने उनके छक्के छुड़ा दिए। दूसरी जानिब कल एक निजी चैनल के टॉक शो में एहसन इकबाल से भी इस हवाले से बात की गई और उनसे पूछा गया कि भाई इस्तीफे अब क्यों आपने मंजूर कर लिए। जब इतने अरसे से इस्तीफे मंजूर करने की बात हो रही थी तो बार बार स्पीकर साहब कहे थे फर्दन सबको बुलाकर तसल्ली करके मैं इस्तीफे मंजूर करूंगा। फिर क्या हुआ अचानक कि ये इस्तीफे मंजूर कर लिए, तब वो भी जब इमरान खान साहब वापसी का इशारा दे रहे हैं, फवाद चौधरी मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं, कौमी असेंबली में आने का कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा कब मंजूर करना है, स्पीकर की जवाबदीद है। क्या कहा ये वो भी सुन लेते हैं। बिफोर वी गेट टू दैट सर, मुझे अभी भी समझा दे रहे कि ये म्यार क्या था स्पीकर का। तो स्पीकर इन 35 लोगों का ये चुनाव तो कौमी असेंबली के स्पीकर का इख्तियार है, इस पे वही आपको बता सकते हैं। लेकिन उनके पास ये इख्तियार है कि उन्होंने अपना इत्मीनान और तसल्ली करनी है और इसके बाद वो इस्तीफे, चूंकि पीटीआई कह चुकी है, रिकॉर्ड पे कह चुकी है कि हम मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो वो जो मुतमईन होंगे या जितने लोगों से मुतमईन होंगे कि उनके इस्तीफे वो मंजूर कर लें और ये हकीकत में मुस्ताफ़ी लोग हैं तो वो उसको डी नोटिफाई के लिए तो भेज ये देते हैं। सिर्फ फकत इत्तेफाक है कि ये सारे इनमें से बेशतर क्या सारी वो क्रीम या टॉप लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, जो एक पार्लिमानी लीडर बन के सामने आके आपको टफ टाइम भी दे सकते हैं। ये एक इत्तेफाक है। बात यह है कि उन्होंने अगर इस्तीफे दिए हैं
तो उनको डट के खड़ा होना चाहिए कि हमारे वो इस्तीफे तो कहते हैं मंजूर हो हमने गए। 125 इस्तीफे दिए ना, हाँ, वो सारे हो जाएंगे होंगे। जून। दूसरी जानिब हकीकत रास्ता आई वाला मुहावरा आपने सुना होगा। पीपल्स पार्टी को शायद इतनी मुबारकबादें कराची में जीत पर नहीं मिली जितने इल्जामात उन पर और सवालात सामने आ गए हैं। इसी वजह से सईद गनी और इसके बाद आज सईद गनी के बाद शर्जील मेमन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि वज़ीर इत्तला सिंध हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया और दानिश्वरों को ही तनकीद का निशाना बना डाला और आखिर में उनकी तान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर ही टूटी। क्या कह रहे थे आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। अब मजीद इस मुल्क में कोई सियासी इंजीनियरिंग नहीं होगी, मजीद इस तरीके के तजुर्बात नहीं किए जाएंगे कि घुस बैठियों को, जिनके अवाम में रूट्स ना हो, जिनको सियासत का पता ना हो, जिनको कल्चर का पता ना हो, जिन्होंने आपके मुल्क की मईशत को तबाह व बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने IMF के साथ झूठे वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने अवाम को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने करप्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, मतलब ये कोई साफ सुथरा दूध का धुला शख्स नहीं था। इसकी एक एक रिपोर्ट, इसके एक एक कारनामे, इनके एक एक स्कैंडल वो आया हो चुके हैं, वो मुल्क और कौम के सामने आ चुके हैं। ये बेईमान शख्स था, ये झूठा शख्स था, ये फ्रॉडी शख्स था, और इसके मजीद जिस तरह इसके चेहरे से मजीद मास्क उतरते रहेंगे तो इसके घिनौने चेहरे और मजीद सामने आते रहे। मईशत का इल्जाम, सियासत, पॉलिटिकल ड्रिंक का इल्जाम तो मौजूदा हुकूमत के रहनुमा लगा रहे हैं, मगर एक जानिब जी जहां सियासी मैदान जवानी कलामों बातें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब सनतकारों ने गवर्नर स्टेट बैंक को खबरदार कर दिया है आज कि अगर माशी हालात यही रहे तो मार्च तक मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी की वजह से फसादात शुरू हो जाएंगे। साथ ही एक और खबर जो कि अच्छी नहीं है लेकिन अफसोस के साथ देनी पड़ती है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी मौखर कर दी है। ये वो सारी बातें और मामलात हैं जिसको सुनने और देखने के बाद भी मौजूदा हुकूमत मैं ना मानूं की रट लगाई हुई है और वो कह रही है कि जी सब अच्छे की रिपोर्ट है, जैसे कि कहती आई है। इन्हीं सब बातों पर जी बात करेंगे। आज हमारे साथ पैनल मौजूद है। सबसे पहले जी सेनेटर निसार खोड़ो साहब, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपको खुशामदेद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर राना मकबूल हैं मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदेद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और अख्तर मलिक साहब हैं साबिक सूबाई वजीर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब से, आपको भी खुशामदेद कहती हूँ। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी सेनेटर निसार खोड़ो साहब, इस वक्त कराची में 2 जगहों पर अब से कुछ देर पहले तक मैदान जंग छिड़ा हुआ था, बना हुआ था। पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान आपस में टकराव कर रहे थे, एक दूसरे के साथ गत्थम गुत्था थे। आखिरकार ये बल्दियाती इंतखाबात के बाद दोनों जमातें जो आपकी हरीफ हैं, चाहे जमात इस्लामी कह लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें, कोई भी राजी नहीं है इस इलेक्शन के रिजल्ट से। और इस वक्त जो सूरत हाल अब बन गई है कराची के अंदर, तो इसको किस तरह से काम डाउन करेगी, क्योंकि हुकूमत सूबाई आपकी है यहाँ पर। जी निसार खोड़ साहब, निसार खोड़ साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता निसार खोड़ साहब को आवाज आ रही है। मैं वापस जाऊंगी सेंटर राना मकबूल साहब की तरफ। राना मकबूल साहब, कराची में इस वक्त आपने हालात देख ही लिए होंगे कि कितने खतरनाक हो गए हैं, आपस में टकराव की, तसादुम की सूरत हाल इख्तियार कर गई है इस वक्त। तो ये माहौल तो लग रहा है कि वाकई अब जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऐसा माहौल तो जनरल इलेक्शंस के वक्त ही नज़र आता है। लेकिन कल एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि जी स्पीकर का सवाबदीद है। अब जब ये 35 इस्तीफे वो हो गए, PTI कह रही है कि 35 के 35 सीटों पे खान साहब खड़े होंगे। ये क्या हो क्या रहा है? मईशत से कोई अच्छी खबरें सुनने में नहीं आ रही, कहाँ जा रहा है मुल्क? रिजा, सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, आपको भी जी। ये जो आप कह रही हैं यहाँ का कमोशन है कराची में, तो नेचुरली ये जब पोलिंग होती है कुछ थोड़ा बहुत उसके स्पिल ओवर इफेक्ट भी होता है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो संभाली नहीं जाएगी इंशाल्लाह।
अभी ये जो कुछ हो रहा है इसको एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी, अपना रोल प्ले करेगी, इसमें बहुत ज्यादा अनअब होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पार्टी लीडरशिप है खास तौर से जो पार्टीज हैं, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, या एक हद तक पीटीआई है, उन सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए और अपने अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको संभालना चाहिए। पीटीआई चूंकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में खुद है, इसलिए वो ज्यादा इसको महसूस कर रही है और मेरा ख्याल है ये कल तक ये मामला ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ये आउट ऑफ हैंड हो जाए। जो आप कह रही हैं कि इलेक्शन का माहौल तो बनेगा जब बाकायदा इलेक्शन अनाउंस होगा। अभी ये प्रोविंशियल इलेक्शन तो हो रहे हैं, होने दें, और बड़ा अच्छा है ये नया प्रेसिडेंट आ गया है कि जनरल इलेक्शन, बाकी मुल्कों में प्रोविंशियल इलेक्शन होते रहते हैं, जनरल इलेक्शन अलग होते हैं, यानी मरकजी तौर पे, और सूबाई अलग होते हैं, तो उसमें परेशानी वाली कौन सी बात है साहब? जी? क्या हमारे पास खजाने में, आप कह रहे परेशानी की बात नहीं है, पैसे हैं इलेक्शन कराने के? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए तो और भी इसकी रीजन है कि जो पैसे नहीं है तो फिर जनरल इलेक्शन क्यों मांग रहे हैं आप? प्रोविंशियल इलेक्शन भी कराएं, जनरल इलेक्शन भी कराएं, क्या जरूरत है इसकी? इलेक्शन को पनिशिया नहीं होता तमाम मसाइल का, ये तो एक तरह से एक्सक्यूज बना लिया गया है। क्या जरूरत है बिफोर जो टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसी वक्त ही इलेक्शन हो? इन्होंने कौन सा कोई भाई ऐसा जादू चला देना जो पहले चला दिया था? इसलिए ये जो है निज़ाम में एक इंतशार की जो है फिजा वो पैदा कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि जी वो 35 इस्तीफे वसूल कर लिए हैं और इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और बाकी रह गए हैं। भाई 35 इस्तीफे को क्यों ना मंजूर करता स्पीकर? बात यह है कि जब आप असूलों को वायलेट करेंगे, आपको याद होगा 25 मई को जब फेडरल गवर्नमेंट ये अनाउंस करने वाली थी कि हम डिसॉल्व करेंगे असेंबलीज को, जनरल इलेक्शन होगा, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक धमकी दी कि मैं उड़ा के रखता हूँ, मैं मार्च कर रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ और मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं इलेक्शन का ऐलान लेके आऊंगा। तो उस वक्त ये फैसला बदला गया कि ये तो धमकियां दे रहे हैं। अब आप देख लें कि नेशनल असेंबली में आने का फैसला जो पहले से हम लोग सब लोग कह रहे थे कि आप आए इलेक्शन में, नेशनल असेंबली में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और प्रेसिडेंट ने कहा, किस किसने नहीं कहा कि आप आए? अहले दानिश ने कहा कि आप, पार्लियामेंट एक जगह है जहां आप पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो आप आए, वो नहीं आए। तो सेनेटर साहब अभी उनका मेरी बात सुन लेना, मेरी काइंडली रिदा मेरी बात सुन ले, मैं मुकम्मल करने वाला बात कि जनाब आपने अभी आना ही है, क्या कहिए जी हम अब आएंगे, सारा कुछ पत्थर चाट के वापस आएंगे, तो क्या कहा कि जी हम तो उड़ा के रख देंगे, हम तो इनसे अपने डिक्शन को बदलो। खुदा के लिए धमकियों की तमान हर जगह चलती है, धमकी तो बहुत कमजोर आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है, वो तो आपके बराबर के लोग हैं, आपसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं, क्यों आप धमकियां देते हैं? ये कहाँ का एथिक्स है कि आप हर बात धमकी से शुरू करें? तो मेरी नजर में स्पीकर ने एक अपना लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब आपने कहा कि जी हम ऊधम मचा देंगे, तो फिर स्पीकर क्या करता? इनको संभालना नहीं था? ये भी तो कोई किसी असूल के तहत चले ना। मैं नहीं समझता ये इलेक्शन के काबिल है या ये इलेक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये फसाद बर्पा करते हैं और सारे के सारे निज़ाम को जो है ये उलट पुलट करते हैं। ये एक तरह से एक डेवस्टेटिंग फैक्टर बन चुका है मुल्क के निज़ाम के लिए, और सारे मुल्क को एक तरह से इश्ताल की फिजा में रखना चाहें, जो कि जेन्युइन और सेहतमंद पॉलिटिक्स नहीं है। इनको अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आ जाए फिर, अगर पार्लियामेंट में आना जो बाकी रहे वो आकर देख लें। पर आप फाइनली सबको आइन और कानून के मुताबिक बिहेव करना पड़ेगा। ये तानो तशनी और ये यानी कि भाग दौड़ बिला वजह की और गालियां और अपना ये ड्रोगेटरी लैंग्वेज, ये सारी चीजें जो हैं एक मुखासमत की फिजा को बढ़ाती हैं। छोड़े सेनेटर साहब, देखिए ये सियासत तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ में मईशत और मुल्क कहाँ जा रहा है? आज भी वर्ल्ड बैंक मना कर रहा है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जी पाकिस्तान के लिए मौखर कर दिया गया है कर्ज की जो इंस्टॉलमेंट थी, प्लस इधर मिफ्ता इस्माइल
लगातार खुद इल्जामात लगा रहे हैं इसाक डार पर, और इसाक डार साहब भी परेशान, IMF भी काबू से बाहर कि कैसे होगा। आज भी डॉलर बढ़ गया है, आज भी सोना बढ़ गया है, स्टॉक क्रैश कर रही है, लगातार हो रहा है ये 3 दिन से। नहीं, इसका भी मैनेज हो रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसका इलाज ये है कि वो मैदान छोड़ के भाग जाएं, इन बहुत ज्यादा काबिल लोगों के हवाले करते हैं जो इस सारे मामले की वजूहात हैं। ये इसका हल है, ये बात नहीं है। अब ये ठहरे, जरा थोड़ा रुके, निजाम को संभालने दें। इनकी तो बेकरारी इतनी ज्यादा है पावर में वापस आने की कि पावर में आने का कोई सलीका होता है। मुझे लगता है ये शायद पावर में आ ही नहीं सकेंगे, जिस तरह इनको बहुत ज्यादा क्राफ्ट ही नहीं है। मतलब कोई अपने कंडक्ट ऐसा तो रखें कि लोग जो फैसला करते हैं वो ये समझ सकें कि इनमें कोई दानिशमंदी है, कोई फहमो फरासत है। ओके, हर जगह ये कुछ सोनमुखी से काम चलाना चाहते हैं, ये कैसे चलेगा? ओके, मूविंग टुवर्ड्स सेंटर निसार खोड़ो साहब। सेंटर साहब, आपको अब आवाज आ रही है हमारी? निसार खोड़ो साहब, आपको आवाज आ रही है अब? निसार खोड़ साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी अब? नहीं जी, मुझे निसार खोड़ साहब की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मैं वापस जाऊंगी जी अख्तर मलिक साहब की तरफ। अख्तर मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब मेरी? अख्तर साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, खासतौर पे कराची में जो हुआ है सिचुएशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के माबैन जो हो रहा है इस वक्त, और जितनी ज़्यादा आपस में जो है वो पथराव और डंडे इस्तेमाल हो चुके हैं, तसादुम हो गया है ठीक ठाक। एक तो वो मसला, दूसरा ये कि कराची के ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये इसके ऊपर अभी तक एक कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ रिजल्ट्स के ऊपर। एवरीबडी हैज़ रिजर्वेशन के जी अभी तक ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये ठीक नहीं हुए हैं, एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसके बाद अभी जनरल इलेक्शंस की तरफ, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हैं और जाना भी है पंजाब में, KP में, मजीद कौमी असम्बली में, तो अगर अभी से ये हालात हैं तो फिर आगे क्या होगा? रिदा, देखें जो कराची और हैदराबाद के इलेक्शंस हैं जी, और सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शन है, ये उनके ऊपर शब खून मारा गया है। मेरे सारे मोहतरम भाई बात तो करते हैं आइन और कानून की, क्या ये आइन और कानून की बात कर रहे हैं? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें ठप्पे लगा रहे हैं, कोई ना कानून नजर आता है ना कानून पे अमल करने वाले नजर आते हैं। 250 वोट है यूनियन काउंसिल का और 2 दिन बाद उसका रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। तो ये क्या है? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? पूरी पाकिस्तानी कौम, क्या पूरी दुनिया देख रही है इनके जो कारनामे हैं। और हमेशा ये इन्होंने जो भी वहाँ पे इलेक्शन हुआ है ये मैनेज करके करवाते हैं और उसके मन माने रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। और इतनी भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह गई हुई, ये 30 साल से कंटिन्यूसली वहाँ सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। और जो कराची का हाल किया हुआ है, जो सिंध का हाल किया हुआ है, वहाँ पे ना वैक्सीन हैं, कुत्ते लोगों को भंभोड़ के खा रहे हैं, एड्स सबसे आगे गई हुई है, रोडों का स्ट्रक्चर इंतहाई तबाह होना है, स्कूलों में जानवर बंधे हुए हैं। मैं किस चीज़ का इनका बताऊँ? ये सारा आपका मीडिया की आंख उसको दिखा रहा है। ये टोटली इन्होंने मैनेज करके, धांधली करके और ये इलेक्शन करवाया है। और जब धांधली करके आप इलेक्शन कराएंगे तो लोग तो नहीं मानते, लोग तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को मानते हैं। और इलेक्शन कमीशन जो बायस नजर आता है हमेशा, वो इनकी साइड लेता है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, वो पूरी दुनिया देख रही है उनको किस तरह वो कर रहे हैं। तो ये जब ये क्वेश्चन होंगे तो कब अमन होगा? ये अमन तभी आएगा जब फ्री फेयर इलेक्शन, जिसको पब्लिक डिमांड कर रही है, जिसको पब्लिक वोट कर रही है, वो जब अपने पोर्टफोलियो संभालेंगे तो तब ये अमन होगा। अब रह गई बात मुल्क की, कि मुल्क को इन्होंने जिस दलदल में धकेल दिया है। ये आए तो थे महंगाई का नारा लगाते हुए कि हम जी महंगाई खत्म करेंगे, इमरान खान के पास नायल टीम है, हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है। जो 13 जमाती लूट मार ग्रुप का जो नाम निहाद और पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ केसों की भरमार थी, तो वो लोग इकट्ठे हुए और जिस तरह मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कि आज आटे के लिए लाइनें लगी हुई, आटे पे लोग शहीद हो रहे हैं। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना और पकाना, जिसके लिए आम शहरी के लिए मुश्किल हो गया है।
आपकी तमाम जो इंडस्ट्री है वो टोटल इनकी नाअहली की आज वजह तो से बंद हो सनतकारों गई ने है। हाथ उठा लिया, प्रोटेस्ट किया है बड़ा, गवर्नर स्टेट बैंक को बड़ा जाके शिकायतें की हैं कि अगर यही हालात रहे तो मार्च तक मुश्किल हो जो जाएगा मुल्क प्याज में देखें, मईशत चलाना। जो आपकी एलसी है वो सारी इन्होंने बंद कर दी हुई है। जी प्याज वहाँ पोर्ट पे पड़े पड़े उग गए हैं, उनमें से नई फसल तैयार हो गई है। सोयाबीन वहाँ रुका पड़ा है। ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो तबाह है। ऑयल और आटे, घी और जो कॉमन यूटिलिटी है उसकी आप प्राइसेस देख लें, 1700-1800 रुपए में हमारे दौर में ये खाद में, लेकिन उन्होंने इतने नाहल गवर्नमेंट है कि उन्होंने गैस की सप्लाई फैक्ट्रियों को बंद कर दिया और खाद आपको 3000 रुपए में यूरिया नहीं मिल रही जब गंदम को उसकी जरूरत है। ये टोटली फेल हो चुके हैं। ये टोटली आए थे अपने केसेस से अपनी जान छुड़वाने के लिए। इन्होंने अपने करतूत नहीं बदले, कानून बदल कर मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क कर दिया और पूरी दुनिया इन पर कोई एतबार करने के लिए राजी नहीं है। जिस दरवाजे पे जाते हैं ये मंगते वो आगे से धुतकार दिए जाते हैं कि आज वर्ल्ड बैंक ने इनकार कर दिया, IMF इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारा दोस्त मुल्क इनके साथ काम करने के लिए। इनकी नाहली की तो ये देखे ना, अभी पैसा एक नहीं आया और अरबों रुपए के इश्तिहारात अखबारात में दे दिए गए। ये इनकी परफॉर्मेंस है, हमेशा इनकी परफॉर्मेंस अखबारों में और इश्तिहारात में नजर आई है, ऑन ग्राउंड कहीं नहीं नजर आई। आज इंडिकेटर्स मार्च जो लास्ट मार्च गुजरा है और आज के देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। ये पूरी दुनिया भी देख रही है और पाकिस्तानी कौम भी देख रही है। मैं इनसे हाथ बांध कर दस्त बस्ता इनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क को माफ कर दें। आपने जितना लूटा है कौम वो भी माफ करने के लिए तैयार, लेकिन अब इस मुल्क को माफ कर दें। आपने ये जो इस्तीफों वाला ढोंग रचाया हुआ है कि शेख रशीद का तो मैंने इस्तीफा लिख कर दिया नहीं, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया है। ये क्या अंधा कानून इस मुल्क में इन्होंने लागू करवा लिया हुआ है। जो दिन को पसंद आता है वो रात की तारीकी में उस पर ऑर्डर कर देते हैं। जो इनके खिलाफ बात करता है उनको कहीं जेलों में डाला होता है, कहीं उनके केसेस बन रहे होते हैं। ये इन्होंने मुल्क और कौम को मजाक बनाकर पूरी दुनिया में खड़ा कर दिया। और एक एटॉमिक पावर हमारी, एक पाकिस्तान एक उभरती हुई ताकत थी दुनिया में, इन्होंने उसको बिल्कुल मजाक बनाकर पूरी दुनिया के ठीक हो नक्शे गया। पर खड़ा अच्छा, कर मैंने दिया एक ब्रेक पे भी जाना है, मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उस पे जाना है। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी अख्तर साहब बात कर रहे थे, मैं वापस राना मकबूल साहब आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन बिफोर कमिंग टू यू एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं और पर्टिनेंट चाहूंगी मैं कि इसके ऊपर बात करें। राना मकबूल साहब, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल कि जी सब अच्छे की रिपोर्ट है और ये कह के कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, इससे तो चीज़ें नहीं होंगी। एक तरफ है बिल्कुल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, कियोस्क है, लेकिन जो मईशत का मामला है उस पे हम कहाँ खड़े हुए हैं। आज जो ये सारा मामला हुआ है इस्लामाबाद में कि स्टेट बैंक के गवर्नर के पास सारे लोग पहुंच गए हैं और वो कह रहे हैं सनतकार के नीचे हम नहीं चल सकते, माशी हाल सूरत हाल यही रही तो मार्च तक हंगामे फूट पड़ेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। जी सेंटर साहब। हेलो जी। जी सेंटर साहब। हाँ रिजा, आपका जो है ये अच्छा किया, अगर वो ट्रेडर्स जो हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो गए हैं, वो सही फोरम पे पहुंचे हैं। जी जी। अब स्टेट बैंक के गवर्नर को अप्राइज किया गया है, वो एक बहुत अहम इंस्टीट्यूशन का हेड है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि इन इश्यूज को रिजॉल्व करे और अगर उनकी जो मुतालबात दुरुस्त हैं तो उनको एड्रेस करना चाहिए, ये अब उसकी जिम्मेदारी है। इसमें मैं और आप तो सिर्फ बात कर सकते हैं, काम तो उन्होंने करना, वो करें और इस सारे के सारे मामलात को दुरुस्त करें। हाँ, या तो ये है कि कोई बात नोटिस में ना आए, अगर बात सही है तो उसको फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए स्टेटमेंट के गवर्नर को। इससे बेहतर फोरम और कौन सा हो सकता है। जो भी वो इसको रेमेडी कर सकता है, सिचुएशन को करनी चाहिए। उसने क्या स्टेप्स लेने हैं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, ये उसकी जिम्मेवारी है। He must perform. Let's see what does he do within a day or two. क्या करता है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, और उसकी टीम क्या करती है। तो अब हम ये कह सकते हैं, आप कह रही हैं, मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते।
तो वो एक इंस्टीट्यूशन का हेड है, वो करे, अगर उसके नोटिस में आया है उसको अच्छी तरह प्रूव करे, इन्वेस्टिगेट करे, रेक्टिफाई करे, रेमेडी करे। जो वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, अगर वाकई उसमें कोई रकाफ को सही मायने मोबिलाइज करें, अपनी डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा रिन्यू करें और गुफ्तगू करें, अपने जो इनके मिशंस हैं, फॉरेन मिशंस, वो कांटेक्ट करें मुतल्लिका गवर्नमेंट से या मुतल्लिका इंस्टीट्यूशन से, और उनको बताएं कि ये हमारी सूरत हाल है, आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना था, आप कोऑपरेट करें। अब हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो वही करेंगे ना जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी आईनी और कानूनी ड्यूटी है, वो करेंगे। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है सेंटर साहब, वो ये कि अब अगर एक तरफ वर्ल्ड बैंक भी मना कर रहा है कि जी हम भी जो 10 अरब जो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज की मंजूरी जो मौखर कर रहा है, IMF भी काबू में नहीं आ रहा, तो ऐसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि मौजूदा सेटअप या मौजूदा हुकूमत मईशत को कंट्रोल कर लेगी? वैसे भी देखें, ये तो एक अपने प्रीमैच्योर ओपिनियन देने वाली बात है, लेकिन जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है कुछ दोस्त मुल्कों ने, जैसे सऊदीया ने किया है, UAE ने किया है, चाइना ने किया है, और बाकी ओवरऑल जो आपने देखा है कि वो फ्लड इशू पे जो है जितने बड़ा रिस्पॉन्स आया सारी दुनिया से, वो भी आपने देख लिया है। तो अब एफर्ट करेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लोग जो वहाँ बैठे हुए वो एफर्ट करेंगे, और मेरे ख्याल में मामलात को संभल जाना चाहिए। उसके लिए पूरी तरह से हिम्मत के साथ उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर आपने हिम्मत की है, सारी दुनिया को इकट्ठा किया है, और कितने दिन यहाँ सेक्रेटरी जनरल जो है UNO का बैठे रहे हैं, देखते रहे हैं, गांव-गांव गए हैं, तो क्या आपकी कोई एफर्ट है ना जिस वजह से वो आए हैं? और बाद में जिस तरह UNO के सेक्रेटरी जनरल बाकी लोगों ने, मुल्कों ने रिस्पॉन्ड किया है, कंट्रीब्यूट किया है, कमिटमेंट्स की हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये इशू जो है इतना बड़ा हो के सारे का सारा मामला जो धर्म से गिर पड़ेगा, ऐसी नहीं है। आप देखेंगे 2-3 दिन में इसका रिस्पांस आपको मिल जाएगा और इंशाल्लाह सिचुएशन ठीक रहेगी। अगर वो 1 बिलियन की बात उन्होंने की है तो इट कैन बी टेकन अप विद देम। आफ्टर ऑल पाकिस्तान के दोस्त भी मौजूद हैं दुनिया में। ये नहीं है कि वो जो एक सिंड्रोम होता था ना स्ट्रेनमेंट का, कि जी हमारा ताल्लुक ही किसी के साथ है, आपने देख लिया वहाँ किस तरह लोगों ने बड़ी वार्मथ के साथ रिस्पॉन्ड किया है। और जब आप प्राइम मिनिस्टर रुके हैं, वहाँ गए हैं UAE में, और फिर जो उनका मैसेज था और जो ऑफर किया है किंग ऑफ सऊदी अरेबिया ने, तो वो क्या है, ये सारी की सारी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जो मामले को संभालने में इंशाल्लाह मदद करेंगे। आखो बका से तो काम नहीं चलेगा कि हम अगर एक पॉलिटिकली तो क्रिटिसिज्म होता ही होता है, मुखालिफ ने करना होता है। तो इसलिए अब ये बात हो रही थी ये आटे की, और आपको पता है कि ये आटा जो है या गंदम जो है या गंदम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये सारे प्रोविजन है फेडरल गवर्नमेंट के पास, तो प्रोविंस नहीं है कोई। अब पंजाब में हुआ है या KPK में हो रहा है, तो बेसिकली फ्लोर मिल्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, जो गोडाउन्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। आपने देखा कि हमेशा ये होता है कि सर्दियां जब आती हैं तो गंदम की होर्डिंग शुरू हुई होती है, बहुत ज्यादा, मतलब लाखों टन जो है होर्ड कर ली जाती है। कोई रेट्स देखे आपने KPK में या पंजाब में कि गवर्नमेंट ने रेट्स करके जो जखीरा शुदा गंदम उसको बाहर निकाला हो और फिर वो तकसीम की गई हो? देखा कोई? एनफोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पुअर रही है कि उसका बत अलमान अलफीस। तो जब आपके पास स्टॉक्स मौजूद भी हैं तो आप उस स्टॉक्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो एक इनएफिशिएंसी की इंतहा भी है ना। ये सारे के सारे प्रोविंशियल इश्यूज हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के इश्यूज नहीं है। ओके, ये तो फेडरल गवर्नमेंट के इश्यूज नहीं है। मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ। अख्तर मलिक साहब आपकी तरफ भी और अंसार साहब की तरफ भी जाऊंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी मैं सेंटर राना मकबूल साहब के साथ बात कर रही थी और वापस जाऊंगी जी अख्तर मलिक साहब की तरफ। डॉक्टर साहब,
ये जो अब सारी सूरत हाल है इस वक्त, एक तरफ आप देख रहे हैं कि जी आज वर्ल्ड बैंक ने भी मना कर दिया है कि जी अब 1 अरब 10 करोड़ की जो कर्ज की मंजूरी थी वो मौखर हो गई है। दूसरी तरफ जी दुबई से यूएई से पैसे आने की जो बात कर रही है हुकूमत इस वक्त कि जी नहीं वहां से आ रहे हैं, $2 अरब डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए गए हैं, उससे बेहतरी आ जाएगी। डू यू रियली थिंक कि इसके बाद जो है कुछ सिचुएशन संभलेगी? क्योंकि अच्छी खबरें नहीं नजर आ रही है हमें IMF से भी वर्ल्ड बैंक से भी। जी बिल्कुल। जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि ये जितने हुक्मरान हैं इनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है। अब उनको पता है कि ये तो खुद अपना पैसा इनका दूसरे मुल्कों में पड़ा है। जो हुक्मरान यहाँ पे 13 जमाती इत्तेहाद बैठा है, इनका किस किस मुल्क में पैसा नहीं पड़ा। जरदारी साहब हो उनका देख लें, मियां साहबान को देख लें, बाकी जो भी आपको नजर आएंगे उनमें इनका सबका या तो औलादें बाहर हैं, या इनका कारोबार बाहर है, या इनका अपना पैसा बाहर है। तो वो कहते हैं जब ये अपना पैसा बाहर रखते हैं तो इनके साथ कौन कारोबार करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो पूरी दुनिया के सामने इस मुल्क की अया हुई है। आपका सारा एक्सपोर्ट्स बंद हो गई हैं, और आपकी जो पोर्ट पे है वो सारी डैमेजेस क्लेम कर करके यहाँ से कारोबारी तबका भाग रहा है। जो ब्रेन है वो यहाँ से ड्रेन हो रहा है। इंटेलेक्चुअल लोग हर जगह से यहाँ से निकल निकल के बाहर जा रहे हैं। कोई 10 लाख के करीब मुल्क छोड़ चुके हैं पाकिस्तानी। इवन फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे 10 से 15 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हमारा मुल्तान लूमों का बड़ा मशहूर है लूमों के लिहाज से। यहाँ से लोग बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। आपकी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल बंद हो गई है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, आपके बाकी मामला खत्म हो गए। तो वर्ल्ड बैंक और ये जो एशियन बैंक है, ये जो आपके दूसरे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने अपना पैसा डुबोना थोड़ा है। अब हम इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इनको यही एक ऑप्शन दिया था कि बैठकर बात करें और इलेक्शन की डेट दें, ताकि नए मैंडेट के साथ जिसको ये कौम चाहे वो उसको भेजे और वो जाकर अपनी बाकी चीजें कंटिन्यू करें। ये तो मैंने अब पहले अर्ज की थी कि ये तो आए थे महंगाई खत्म करने। महंगाई क्या खत्म की इन्होंने, तो पब्लिक को खत्म कर दिया। शहबाज शरीफ साहब नारे लगाते थे मैं कपड़े बेचकर आटा ला के दूंगा, तो इसने अपने कपड़े तो नहीं बेचे लेकिन अवाम के कपड़े बेचने पर उनको मजबूर कर दिया है। और लोग आटे के लग के लाइनों में शहीद हो रहे हैं बेचारे। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास, और ये बातें कर रहे हैं। इनके अल्ले तल्ले नहीं खत्म हो रहे, इनके दौरे खत्म नहीं हो रहे। आप देखें ये जो हमारे वजीर खारजा साहब हैं, ये पाकिस्तान में कितने दिन रहे और बाहर कितने दिन रहे हैं, और उन मुल्कों में गए जिनमें कभी कोई गया नहीं था, और वो जाकर क्या किया है, कोई टके का फायदा नहीं किया, और मुल्क को नुकसान और उसके पैसे लगवाए जा रहे हैं, गरीब अवाम के टैक्सेस के पैसे। मुझे कोई बता रहा था कि उन्होंने सारी बाहर जितने आपके एम्बेसीज हैं उनको नई मर्सिडीज इनकी अपनी ट्रैवलिंग के लिए लेके दी हुई है। पैसे पूरे नहीं हो रहे। आपका जो डेट रेशो है पेमेंट की वो 100% के करीब पहुंची हुई है फेलियर की। हमारे दौर में 5% थी। तो ये क्या कर लेंगे? इनको मुल्क का एहसास नहीं है, इनको कौम का एहसास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस से जान छुड़वाने आए हुए हैं और छुट्टियां मनाने आते हैं। और जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो आप इनकी लिस्ट उठा के देख लें, कोई बंदा आपको सड़क पे या घरों में नहीं मिलेगा, ये सारे अस्पतालों में होते हैं। जैसे ये इक़्तिदार में आते हैं पता नहीं कौन सी इनको दवाई मिलती है, ये सारे घोड़े की तरह दौड़ने लग जाते हैं और लूट मार में ये लग जाते हैं। आप इनकी पूरी हिस्ट्री तो उठा के देखें ना, कि जब भी ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं या कोई मामलात होते हैं तो इनके ये अस्पतालों में बेड इनको नहीं मिलते, कई साल बेडों पे पड़े रहते हैं। तो ये अब कौम इनको जान चुकी है इनके बारे में, और इनके झांसे में कोई नहीं आएगा। और एक ही हल है, अब ये इस्तीफों वाला देखें, पहले मर्जी के 8-9 इस्तीफे करवा दिए, अब ये 30-35 ये करवा दिए, अब ये मुल्क का मजाक बना रहे हैं। क्या ये कर रहे हैं? इनको मैं कह रहा हूँ कि जरा भी अवाम का ना मुल्क का एहसास है, और खुदा के लिए इस मुल्क की जान छोड़ें और मुल्क को चलने दें। और लोग जिनका कोई बाहर कुछ भी नहीं है वो ज्यादा लोग परेशान हैं, जिनके पास वसाइल है, जिनके कारोबार बाहर है, वो भागते जा रहे हैं। अच्छा अख्तर मिल साहब, एक चीज ये भी बताइएगा, अब जैसे कि आज परवेज खटक साहब ने भी ऐलान किया कि पीटीआई तमाम नशिस्तों पर दोबारा इलेक्शन लड़ेगी, तो क्या खान साहब भी खड़े हो रहे हैं अब कौमी असेंबली के भी सारी, उससे क्या इस पे क्या कर रहे हैं? समझ से थोड़ा सा बाला तर है। देखिए मैं आपको बताऊं, इनको
हम तो गए थे कि हम असेंबलियों से बाहर जाएंगे, इलेक्शन की डेट आ जाएगी। हम बाहर गए, इन्होंने एक नाम नहाद अपोजिशन बनाई और भगोड़ों की अपोजिशन बनाई, अपोजिशन लीडर बनाया और उनसे ये जो गैर कानूनी काम है वो करवाए जा रहे हैं। हम चाह रहे थे कि इनका ये जो चोर रास्ता है, ये चोर रास्ता है, भगोड़ों को बिठाकर असेंबली में उनसे गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। इनका चोर रास्ता हम बंद करवाएं। हम अपने उतने बंदे भेजकर अपोजिशन लीडर बनाए ताकि उनको इस जो ये गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, जैसे उस भगोड़ों से ये नैब का चेयरमैन के लिए ले ली मंजूरी, इलेक्शन कमीशन के मेंबर लगवा लिए। हम का इनका रास्ता हम बंद करने जा रहे हैं कि अपना बंदा बैठा होगा, कम अज कम इनको ये रुकावट तो होगी। अदरवाइज जो नाम नादा पोजीशन है, जो करना चाह रहे हैं किए जा रहे हैं और मुल्क पे पता नहीं क्या किस चीज का ये लोन किस चीजों पे किन शर्तों पे अगर लेंगे और मुल्क को कहाँ कहाँ डुबो के चले जाएंगे। कम अज कम इनको हम रुकावट तो डालें। हमें ना असेंबली में ज्यादा जाने का शौक है, हम तो यही चाह रहे हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो ताकि लोगों को अपना नया मैंडेट देने का मौका मिले और मुल्क इस दलदल से निकले। और इसका वाहिद हल यही है कि इस दलदल से निकालना चाहिए। अगर ये मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो बैठकर बात करें और नए इलेक्शन की डेट दें। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेंटर राना मकबूल और सेंटर जगूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल है यकीनी तौर पे वो एक बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत में मैं बार बार कह रही हूँ और इतने दिन से कह रही हूँ। इसके कहने का मकसद भी है, उसकी वजह ये कि जो अब इलेक्शन के बाद हालात बन रहे हैं वो एक जनरल इलेक्शन के जैसा माहौल की तरफ लग रहा है कि हम सब जा रहे हैं। और जहाँ जनरल इलेक्शन की तरफ बात होती है तो बार बार इलेक्शन नहीं हो सकते। ना मुल्क में इस वक्त किटी में पैसे इतने हैं, ना मुल्क इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है, ना मईशत इस बात की इजाजत दे रही है और ना साथ दे रही है कि बार बार इलेक्शंस कराए जाएं। समझ नहीं आ रहा कि ये प्लानिंग और ये थिंकिंग किसकी है कि जी बार बार इलेक्शन हो, अलग अलग इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन ना हो। इससे तो हालात और जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं रादर देन सॉल्विंग देम। सो जी, इसी के साथ अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।